प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना था। तो 1 लाख रुपए किस पर खर्च होगा, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर, यही विवाद का मुख्य कारण था। तो सन 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर रखा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए व्यय करने का प्लान बनाया। प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा पर, प्राच्य शिक्षा, प्राच्य भाषा, देसी भाषाएं जैसे भारतीयों की शिक्षा पर अरबी, फारसी, संस्कृत आदि की शिक्षा पर, प्राच्य शिक्षा में अंग्रेजी भाषा पर बल दिया गया। तो सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किंतु इस धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि यह धन 1 लाख रुपए प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगा या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले 2 मुख्य दल थे। पहले दल का नाम प्राच्यवादी दल। इस विवाद में भाग लेने वाले 2 मुख्य दल थे। पहला था प्राच्यवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी, दूसरा पाश्चात्यवादी दल। तो ये दोनों दल थे जो इस कंपनी को विवाद का 2 मुख्य पक्ष थे। तो विवाद का मुख्य कारण क्या था? सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए 2 शब्द थे साहित्य और भारतीय विद्वान। प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या 2 विभिन्न प्रकार से की। पहला, श्रीधर मुखोपाध्याय ये एक लेखक थे। इन्होंने लिखा है, प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धारा के साहित्य शब्द के अंतर्गत आते हैं अरबी और संस्कृत साहित्य, केवल अरबी और संस्कृत साहित्य। 2 शब्द थे, प्राच्य और पाश्चात्यवादी, साहित्य और भारतीय विद्वान। तो इसमें प्राच्यवादी भाषा 2 थी, अरबी और संस्कृत साहित्य। और इन दोनों भाषाओं में किसी भी एक भाषा का विद्वान भारतीय विद्वान होगा। पाश्चात्यवादियों का मत था कि इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है, साहित्य में अंग्रेजी का भी स्थान होना चाहिए। पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष पर बल देते थे। तो इस प्रकार आप लोग ने देखा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में 2 मुख्य दल थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसका उत्तरदायित्व भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रखा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा पर, ये जो कंपनी लिखा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंग्लैंड से आई थी, भारत पर शासन करती थी लगभग 250 वर्ष तक। कंपनी ने शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए, भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए व्यय करने का योजना बनाई। परंतु प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा पर ये
किस पर बना, ये विवाद का कारण था। बाद में दो मुख्य दल बने विवाद में, एक पाश्चात्यवादी और एक प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। इन्हीं दलों के नाम पर एक पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। तो 1813 आज्ञापत्र में दो शब्द थे, साहित्य और भारतीय विद्वान। साहित्य प्राच्यवादी अरबी और संस्कृत साहित्य को विद्वान बनाना चाहते थे, पाश्चात्यवादी चाहते थे अंग्रेजी का भी ज्ञान भारतीयों को होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों जैसे अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हम अपने यहाँ के अधिकारी, यहाँ पर अपने यहाँ के लोगों को यहाँ अधिकारी नियुक्त करते थे और हमारे यहाँ के लोगों को बाबू वर्ग, उनको केवल हाई स्कूल तक अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वह बाबू लिपिक का काम कर सके, क्लर्कियल काम। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दोनों दलों के विषय में। प्राच्य पाश्चात्य विवाद में दो दल थे, प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में दो दल थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें वारेन हेस्टिंग्स और जॉनथन डंकन, जिन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ये लोग प्राच्यवादी दल में थे। और इस दल का मुख्य विवाद का कारण भारतीयों की शिक्षा पर केवल 1 लाख रुपए खर्च करना था। प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। इस नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। इस समिति में दो मुख्य थे, पहला था समिति का बंगाल शिक्षा समिति का मंत्री विल्सन और बंगाल शिक्षा समिति का सचिव प्रिंसेप। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का सचिव होता है यूपी बोर्ड का, उसी प्रकार से उस समय बंगाल की लोक शिक्षा समिति का जो सचिव था उसका नाम प्रिंसेप था। ये लोग अंग्रेज थे। तो समिति का मंत्री विल्सन और समिति का सचिव प्रिंसेप प्राच्यवादी दल के नेता भी थे। कंपनी के सभी कर्मचारी और प्राच्यवादी नीति के अन्य पोषक उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। उनकी धारणा थी कि भारतवासियों को विभाजित रखकर ही शासन किया जा सकता है, अर्थात उसमें आपस में भेदभाव करके ही, बांट कर ही शासन किया जा सकता है। अतः वे इस देश के निवासियों को अरबी, फारसी और संस्कृत पर आधारित शिक्षा प्रदान करके विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित रखना चाहते थे। अतः वे भारतीयों को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत का ज्ञान देकर और विभिन्न धर्मों में बांटकर रखना चाहते थे, जिससे आपस में विवाद हो और हम शासन कर सकें। विल्सन इस बात का घोर विरोधी था कि भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके उसके देशवासी से समानता करने का दावा करें। तो विल्सन इस बात का विरोधी था कि भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करके उसके देश के अंग्रेजों से समानता की दावा न कर सके। ये उसका कॉन्सेप्ट था। प्रिंसेप का दृढ़ विचार था कि भारतीयों में अंग्रेजी का अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। तो प्रिंसेप का विचार और ये विल्सन का विचार, प्राच्यवादी ये दल के नेता थे, लेकिन इन लोगों का विचार तो विरोधी था। कि पहला था विल्सन का कि भारतीय अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजों की बराबर समानता न कर सके,
दूसरा, बंगाल के शिक्षा सचिव जो प्रिंसेप थे, इनका कहना था कि भारतीयों में वो क्षमता नहीं है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की जो अंग्रेजों में है। तो प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत किए। प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत किए। पहला था, भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करके भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान माने विदेशी ज्ञान, यूरोपीय, दूसरे देश जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान का ज्ञान प्रदान करके उनमें ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोप हो जाए, अंत हो जाए, समाप्त हो जाए। तो भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का, पाश्चात्य ज्ञान का और विज्ञान का प्रसार करना था, जिससे भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति का समूल नष्ट हो जाए। दूसरा था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन देने से भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा। तो भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए। प्राच्यवादियों ने 3 तर्क दिए थे। प्राच्यवादी थे मंत्री विल्सन और प्रिंसेप। इन्होंने 3 तर्क दिया कि भारत में पहला था, इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। भारतीयों में ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है। उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है अंग्रेजी की शिक्षा देने से। तीसरा, T.N. सिक्वेरा के अनुसार जब भारतीयों की अपनी स्वयं की संस्कृति भव्य एवं प्राचीन है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य भव्य और प्राचीन संस्कृति है, तो उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य ग्रहण करने की, प्राप्त करने के लिए वाह करना दोषपूर्ण नीति है। प्राप्त करने के लिए विवश करना दोषपूर्ण नीति है। तो प्राच्यवादी दल था, ये कूटनीतिज्ञ थे, तो इस बात पर बल दिया प्राच्यवादियों ने कि भारतीयों को प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः उनकी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए और उनमें पाश्चात्य ज्ञान का कदापि प्रचार न किया जाए। ये प्राच्यवादियों का मत था। प्राच्यवादियों ने उपयुक्त तर्क के आधार पर इस बात पर बल दिया कि भारतीयों की शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः उनकी शिक्षा, संस्कृति और साहित्य पर पाश्चात्य ज्ञान का कदापि प्रसार न किया जाए। अगला हेडिंग हम देखते हैं, पाश्चात्यवाद। अगला है पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को ज्ञान न देकर अंग्रेजी भाषाओं को सीखने पर प्रिंसेप और विल्सन ने बल दिया। पाश्चात्यवादी में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कंपनी के नवयुवक लोग थे, कर्मचारी और मिशनरियाँ थी। और प्राच्यवादी में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। प्राच्यवादी में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। पाश्चात्यवादी जो यूरोपीय ज्ञान था, उसमें नवयुवक कर्मचारी और मिशनरियाँ थी। मिशनरियाँ जो खुली थी स्कूल। तो अरबी फारसी अंग्रेजों ने प्राच्यवादी
साहित्य का अध्ययन किया, तो अरबी, फारसी और संस्कृत का। तो उन्होंने कहा कि प्राच्य भाषा का कपोल कल्पित है। हिंदी का अध्ययन किया, उसमें एक चौपाई है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, और सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और पपीहा एक पक्षी होता है, उस स्वाति नक्षत्र की जो बरसात होती है वही पानी पीता है। तो इन सब बातों को जब अध्ययन किया अंग्रेज ने, विद्वानों ने, तो इसने कहा कि भारतीय भाषाओं का, अरबी, फारसी और संस्कृत का जो ज्ञान है वो कपोल कल्पित है। भारतीय एक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करके वो अपने आचरण में उतार कर उससे आगे बढ़ सकते हैं। अतः उन्होंने, पाश्चात्यवादियों ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर विशेष बल दिया। तो अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर विशेष बल निस्वार्थ भावना से नहीं दिया, उन्होंने इस भावना से दिया कि उनको निजी हित की भावना से प्रेरित होकर किया। जैसे पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे, वे संपूर्ण देशों में यत्र तत्र बिखरे थे। जो कंपनी के नवयुवक और कर्मचारी थे और मिशनरियाँ थी, संपूर्ण देश में, भारत देश में जगह जगह बिखरे हुए थे। इसलिए दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना मानव प्रयास से बाहर की बात है। तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया पाश्चात्यवादियों ने कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न अवस्था में प्रदान कर चुकी है और उन्हें पुनर्जीवन देना हमारी बाध्यता है। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषित किया कि अरबी, फारसी और संस्कृति में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा कुछ नहीं है। अरबी, फारसी और संस्कृत में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा कुछ नहीं है। अतः भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाना परम आवश्यक समझा। इसलिए पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का समर्थन किया। निस्वार्थ भावना से नहीं बल्कि निजी हित की भावना से प्रेरित होकर किया। उन्हें अपने व्यावसायिक, व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी। उन्हें अपने व्यापारिक कार्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी उसमें बाबू वर्ग की आवश्यकता थी। क्लर्कियल कार्य करने के लिए भारतीयों को उसने अंग्रेजी शिक्षा देने पर बल दिया। तो बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए। अंग्रेजी भारतीयों को केवल 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी की शिक्षा देकर बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कहना था कि हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बाबू का काम नहीं करेंगे और भारत के जो नवयुवक हैं वो अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करके कक्षा 10 तक की केवल शिक्षा दी जाए अंग्रेजी की, और शिक्षा ग्रहण करके बाबू का कार्य हमारी कंपनी में कर सकें। इस प्रकार प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन 1834 तक चला। तो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन 1834 तक चला। ये विवाद 1834 तक चला। उसके बाद अंत में 1835 में लोक शिक्षा समिति के दोनों मंत्री प्रिंसेप
और विल्सन लोक शिक्षा समिति, बंगाल लोक शिक्षा समिति के दोनों मंत्री विल्सन और प्रिंसेप ने वक्तव्यों को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। 1834 का ये विवाद चल रहा था। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने, जो बंगाल लोक शिक्षा समिति के दोनों मंत्री थे विल्सन और प्रिंसेप, ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835। इसे हिंदी में मैकाले का विवरण पत्र 1835 या मैकाले मिनट्स 1835 कहते हैं। तो मैकाले जैसा विद्वान, कुछ लोग मैकाले के विषय में कहते हैं, मैकाले जैसा विद्वान न पैदा हुआ है और न होगा, जिसने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। आज उसी के बताए हुए रास्ते पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो 1834 को 10 जून सन 1834 को कानून विधिक सदस्य के रूप में भारत मैकाले आया, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। इस विवाद को, प्राच्य पाश्चात्य को विवाद करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बुलाया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए बुलाया। तो अंत करने के लिए बुलाया तो उसमें लोक शिक्षा समिति का लॉर्ड मैकाले को सभापति अध्यक्ष नियुक्त किया। लोग बंगाल की जो लोक शिक्षा समिति थी उसका लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष जो है सर्वेसर्वा होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल करने के लिए, समाप्त करने के लिए या अंत करने के लिए लॉर्ड मैकाले को, जो एक कानून सदस्य के रूप में भारत आया, उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। तो समिति के मंत्री जो प्रिंसेप और विल्सन थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। तो सन 1813 के आज्ञापत्र के 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि और उन विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। तो विलियम बेंटिक ने उसे सभापति नियुक्त किया, अध्यक्ष बंगाल लोक शिक्षा समिति का। और जो 1813 की 43वीं धारा में, जो भारतीयों की शिक्षा के लिए 43वीं धारा में जो भारतीयों की शिक्षा के लिए विवाद था, 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का, उसे कानूनी रूप से, विधिक रूप से हल करने के लिए नियुक्त किया, सभापति नियुक्त किया। तो कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। साथ ही उसने
समिति के मंत्री जो प्राच्यवादी दल बंगाल लोक शिक्षा समिति के मंत्री थे विल्सन और प्रिंसेप को अनुरोध किया कि वे अपने वक्तव्यों को, अपनी बातों को मैकाले के समक्ष प्रस्तुत करें। तो मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की जो 43वीं धारा है उसको दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। 43वीं धारा का और दोनों दलों के वक्तव्यों का लॉर्ड मैकाले साहब ने सूक्ष्म अध्ययन किया। तो उसके बाद उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को बंटिक के पास भेज दिया। 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड विलियम बंटिक के पास भेज दिया। तो विवरण पत्र के प्रमुख अंशों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पहला है 43वीं धारा।